मम्मी जी, जितना खाना हो उतना खाइए। हमारे यहाँ बहुत खाना है, जितना खा सकती हो खा लीजिए। प्रीति ने अपनी सास की आंखों में देखते हुए कहा और नौकर को रसगुल्ले लाने को बोला। सास आशा जी और ससुर प्रभात जी दोनों बेहाल प्रीति के सामने बैठे हुए थे। दोनों सूखकर कांटा हो चुके थे और उनके शरीर इतने कमज़ोर जर्जर दिख रहे थे कि हड्डियां ही हड्डियां दिख रही थी और उनमें बोलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। पापा जी, लीजिए खाइए। प्रीति ने ससुर जी के आगे भी पकवान सजा दिए और अंदर कमरे में चली गई। सास ससुर दोनों फटे हाल भीगी आंखों से घर की तरफ देखने लगे। इतना बड़ा आलीशान घर और इतनी शानो शौकत देखकर प्रीति की सास आशा जी सख्ते में तो नहीं थी, बल्कि उन्हें पुराने दिन याद आने लगे थे जब उसने प्रीति के जीवन में कांटे बोने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ साल पहले ही सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। इसने तो घर में बर्बादी कर रखी है, जाने कहाँ से जाहिल गवार आ गई है। मेरा बेटा प्रदीप इतनी मेहनत से कमाता है और यह बर्बाद करने पर तुली है। सास आशा अपनी बहू प्रीति को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मौका मिलते ही शुरू हो जाती थी। प्रीति के मुंह से निकला, मगर मम्मी, मैंने तो उतना ही खाना बनाया है जितने घर के सदस्य हैं। लेकिन सास आशा कहाँ सुनने वाली थी। मुझसे मुंह मत चलाया कर, समझी? इतना सारा खाना बनाकर रख दिया, कब मैं भी तो काम चल सकता था। प्रीति की सास अव्वल दर्जे की कंजूस थी और जब देखो बस उसका ध्यान इन्हीं बातों में लगा रहता था। प्रीति की शादी को 1.5 साल हुआ था, लेकिन उसकी सास ने उसको अपनी कंजूसी के सारे रंग दिखा दिए थे। प्रीति का पति प्रदीप अपनी माँ के इस व्यवहार से दुखी रहता था, लेकिन माँ के आगे बोलना तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर था। आशा जी की किसी को नहीं छोड़ती थी, मगर जब प्रीति के ससुर यानी प्रभात जी प्रीति के लिए आशा जी से कहा सुनी किया करते थे तो आशा जी थोड़ा शांत हो जाती थी। मगर बाद में आशा जी की आवाज़ इतनी ऊंची हो जाया करती थी कि प्रभात जी के मुंह में एक कौर भी नहीं चलता था। दिन भर कलेश के कारण प्रभात जी रिटायर होने के बाद भी घर से बाहर ही रहा करते थे। कंजूसी की हद इतनी थी कि दाल में दाल ढूंढनी पड़ती थी और सब्जी में सब्जी। पड़ोस की औरतें आशा जी से पूछने लगती थी, आशा, तेरी बहू को अभी तक बच्चा नहीं हुआ, अब तो शादी को भी 2 साल होने को आया है। आशा भी जवाब देती, हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, अभी तक नहीं हुआ। लोगों के सवालों के कारण घर में आए दिन झगड़ा होने लगा। आशा जी का मुंहफट होना प्रीति के लिए बड़ा दुखदाई था। जब एक दिन आशा जी ने उससे पूछा, तू बांझ है क्या, अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? सहमी सहमी प्रीति भी थोड़ा रुककर जवाब देती है, मम्मी जी, अभी तो 1.5 साल ही हुआ है। लेकिन इस जवाब से तो आशा जी को अंगारे ही लग गए। आशा जी ने आग बबूला होकर पूछा, 1.5 साल का क्या मतलब है? शर्म नहीं आ रही है तुझे? आशा जी के इस दहाड़ से प्रीति सहम गई और चुपचाप खड़ी रही। प्रीति ने सच्चाई आशा जी को बताई ही नहीं कि उनका बेटा प्रदीप अभी बच्चा चाहता ही नहीं था। पहले वो अपनी कमाई बढ़ाना चाहता था और फिर इसके बारे में सोचना चाहता था, मगर आशा जी को बच्चे से ज़्यादा लोगों की बातें खाई जा रही थी। एक दिन प्रीति ने अपनी सास के सवाल प्रदीप के सामने रख दिए, प्रदीप, तुम्हारी मम्मी रोज़ मुझे ताने मारती है कि अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं दी। तुम ही बताओ कि उनसे क्या कहूँ। उन्होंने तो मेरा जीना मुश्किल ही कर रखा है। पहले क्या कम परेशानी थी? प्रदीप ने प्रीति को समझाया। अरे कहने दो उन्हें, बस थोड़े दिन की बात है। काम से थकी हारी प्रीति ने लेटते हुए कहा, पता नहीं तुम्हारे थोड़े दिन कब खत्म होंगे। मेरी तो रोज़ ही गले में सांस अटकी रहती है। जाने वह बच्चा इस कंजूसी में कैसे जी पाएगा। अगले दिन सुबह ही सास का फरमान प्रीति के सामने आ गया कि डॉक्टर के पास चलना है। आशा जी की तो जैसे इज्जत पर बात आ चुकी थी और वह प्रीति की एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। प्रीति ने फिलहाल बात टालने के लिए साथ जाना ही ठीक समझा। आशा जी ने महिला डॉक्टर से सारे चेकअप करने के बाद सवाल किया, डॉक्टर ने जी, बच्चा हो तो जाएगा ना? डॉक्टर ने भी आशा जी को संतुष्टिपूर्ण जवाब दे दिया, अरे आप बेफिक्र रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह स्वस्थ हैं। लेकिन यह सुनते ही आशा जी ने पूछ लिया, तो अब तक हुआ क्यों नहीं?
डॉक्टर ने आशा जी को गुस्साए देखकर समझाया। देखिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है, यह चाहेंगी तो हो जाएगा। सब कुछ सही था तो अब प्रीति को सच बोलना ही सही लगा। उसने सोचा कि डॉक्टर के सामने आराम से कह सकती हूँ। मम्मी जी गुस्सा भी नहीं कर पाएंगी और रोज रोज की किटकिट भी खत्म हो जाएगी। प्रीति ने काफ़ी देर तक सोचा और फिर बोली, डॉक्टर, वो क्या है कि अब तक इसलिए नहीं हुआ कि मेरे पति की मर्जी नहीं है। वह थोड़ा रुकना चाहते हैं क्योंकि अभी वह इसके लिए फाइनेंशियल पूरी तरह से तैयार होना चाहते हैं। आशा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। कौन सा खजाना मिलना है तुम्हें? इतना था तो अपने घर से क्यों नहीं लाई थी? हमारे खानदान की बेइज्जती करनी थी तुझे। मैं तो कह रही हूँ डॉक्टरनी जी, यह इसके ही मन की उपज है। मेरा बेटा ऐसा नहीं सोच सकता। प्रीति की यह देखकर हालत खराब होने लगी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि सास यहीं डॉक्टर के सामने ही इस तरह बोलेंगी। लग रहा था कि आज घर जाकर प्रीति की खैर नहीं। आशा जी शायद आज बख्शने वाली नहीं थी। आशा जी के साथ प्रीति घर वापस आई तो पूरे रास्ते आशा जी के तीखे शब्द सुनने को मिलते रहे। प्रीति की आंखें बार बार भर आ रही थी, लेकिन आशा जी को यह सब ना तो कभी दिखा था और ना ही दिखने वाला था। अपना सा मुंह लेकर प्रीति उनके साथ घर आ गई और हाथ धोकर रसोई में चली गई। सास ने आते ही अपने पति प्रभात जी के कान भरने शुरू कर दिए। सुनिए जी, प्रदीप को समझा दीजिए, ये लड़का जाने क्या सोच बैठा है, यही कलमुही झूठ बोल रही है। इसके बाद आशा जी ने सारी बात पति को बता दी, जिससे वो मुस्कुरा उठे। प्रभात जी ने आशा जी की तरफ देखकर कहा, अरे आशा, जिस बात का इतना बतंगड़ बना रही हो वो इतनी बड़ी है ही नहीं। आजकल के बच्चे ऐसा सोचते ही हैं और प्लानिंग से काम करते हैं। अगर हमारा प्रदीप भी ऐसा सोच रहा है तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, मगर ज़्यादा समय होना अच्छी बात नहीं है। प्रभात जी आशा जी के व्यवहार को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की आशा जी को समझाने की। मगर आशा जी का स्वभाव इतना सरल भी नहीं था कि वो एक बार में मान जाती, इसलिए तुरंत बोल पड़ी, वही मैं भी कह रही हूँ कि अच्छी बात नहीं है। वक्त निकल रहा है, मोहल्ले भर के लोग बातें बनाते हैं। कल दूसरे की भी शादी कर देंगे तो क्या ये घर में सूनी गोद ही घूमेगी? समाज का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। वो आने वाली नई बहू क्या सीखेगी इससे? आशा जी अपने दूसरे बेटे मंजीत की बात करने लगी थी, जो अच्छी नौकरी पर था, और आशा जी अब उसकी भी शादी करने के बारे में सोचने लगी थी। इस बार प्रभात जी बिगड़ पड़ी। अरे कुछ समय शांति रख लोगी तो क्या कुछ घिस जाएगा तुम्हारा? तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? तुम्हारी कंजूसी ने पहले ही घर के हालात खराब कर रखे हैं। आशा जी भी सुनते ही गुस्से में कहने लगी, घर को चलाती हूँ, जिसे कंजूसी बोल रहे हो बड़ी मुश्किल से घर जोड़ा है, इसको बर्बाद करने दूँ क्या? प्रभात जी, जो कि अखबार पढ़ने में मस्त थे, इस बार वो गुस्से पर काबू ना रख पाए। तो क्या पेट काट कर घर जोड़ोगी तुम? हद है इस औरत की भी। प्रभात जी अखबार पटक कर जूते पहनने लगे थे। प्रभात जी बड़बड़ा रहे थे, इसलिए मैं घर में नहीं रहता हूँ, रह लो यहाँ तुम ही शांति से अकेली। प्रभात जी फ़ोन उठाकर रोज की तरह गुस्से से बाहर निकल गए। प्रीति दोपहर का खाना प्लेट में लेकर आ गई और आशा जी के सामने रखकर कहा, मम्मी जी खाना खा लीजिए। आशा जी ने जैसे ही प्रीति को देखा, उसका चेहरा तमतमा गया और बोली, ले जा इसे यहाँ से, अब तो चैन पड़ गया होगा तुझे। तेरे ही कारण मेरे घर की शांति में आग लग गई है। प्रीति इतना सुनने के बाद अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। प्रीति खुद से ही बोलने लगी, मेरी गलती ही क्या है? इनका बेटा नहीं चाहता है तो मैं क्या करूं? आशा जी की हरकतों से परेशान प्रीति के दिन दुख में ही गुजर रहे थे। एक दिन प्रीति ने सुबह उठकर कांपते हुए आशा जी से कहा, मम्मी जी, आज मेरी मम्मी और भाभी आ रही हैं। आशा जी ने इस मौके पर भी प्रीति को ताना मारते हुए कहा, अच्छा बेटी के घर कौन आता है? चल आ ही रही है तो कह देना कि बेटी के घर खाली हाथ ना चले आए। प्रीति यह सब तो किसी तरह से सह गई,
लेकिन जो उनके आने के बाद होने वाला था उसके बारे में सोचकर ही डर रही थी। दोपहर के बाद प्रीति की मम्मी अपनी बहू के साथ आ चुकी थी और सभी सोफे पर आमने सामने बैठे हुए थे। आशा जी बार बार उनका लाया सामान देखती और मुंह पिचका लेती, जो प्रभात जी भी देख रहे थे। प्रभात जी ने उसकी माँ से कहा, बहन जी इतना लाने की क्या ज़रूरत थी। प्रीति की माँ आशा जी की आदत जानती थी और इसलिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी। उन्होंने प्रभात जी से कहा, अरे नहीं भाई साहब, बेटी के घर ऐसे कैसे आ जाते। सब बातें कर रहे थे, लेकिन आशा जी की नज़र बार बार प्रीति की भाभी की तरफ जा रही थी। आशा जी ने आखिरकार मुंह से कह ही दिया, मुझे लगता है कि आपकी बहू खुशखबरी सुनाने वाली है। प्रीति की माँ आशा जी के ऐसे सवाल से सक पका गई, लेकिन फिर भी कहा, हाँ जी, हम भी बस आपको बताने ही वाले थे। आशा जी ने अपनी आदत के अनुसार ताने देना शुरू कर दिया। हाँ, आप क्यों बताओगी हमें? आपकी बेटी तो अब तक हमें खुशखबरी नहीं दे पाई है। जाने क्या सोचकर बैठी है। अब तो मोहल्ले के लोग भी टोक रहे हैं, हम भी क्या जवाब दें अब तो मैं कह दूंगी कि खुद ही पूछ लो प्रीति से। इस बात को सुनकर प्रीति की माँ का कलेजा फटने को आ गया। इतनी बेरहम औरत है, यह बोलने की तमीज़ तक नहीं है, हमारे ही सामने बेइज्जती कर रही हैं। प्रीति की माँ अपने मन में यह सब सोचने लगती है। उन्होंने मौका पाकर प्रीति से बात की, बेटा क्या हालत बना ली है अपना ख्याल रखा कर, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अब बहुत हो गया, तू अलग ही रह ले। प्रीति ने अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया। नहीं मम्मी, प्रदीप के बिना मर्जी के कुछ नहीं होगा। प्रीति की माँ समझाकर चली गई, क्योंकि उनसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। आशा जी की आदत उन्होंने कई बार देख ली थी, जो सहने के लायक नहीं थी, मगर यह प्रीति ही थी जो कैसे भी बर्दाश्त कर रही थी। आशा जी ने अपने छोटे बेटे मंजीत की शादी के लिए एक लड़की ढूंढ ली थी, जिससे उसकी शादी करवा दी गई। लेकिन यह शादी तो प्रीति के लिए मुसीबत ही ले आई। मंजीत की पत्नी का व्यवहार प्रीति के साथ बहुत ही रूखा था, लेकिन आशा जी के सामने अच्छी बनी रहती थी और आशा जी के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। आशा जी ने उसके सामने कुछ दिन तक तो कंजूसी की, लेकिन छोटी बहू के आगे उनके तेवर टिक ना सके और आशा जी ने कंजूसी करना बंद कर दिया। लेकिन प्रीति अब उनकी आंखों में खटकने लगी थी। उनकी कंजूसी प्रीति के साथ पहले जैसी ही चलती रही। प्रीति को ना तो पेट भरकर खाना देती, ना ही ठीक से कपड़े देती। प्रदीप भी अपनी माँ से तंग आ चुका था। प्रदीप प्रीति की मदद करता तो आशा जी ताने सुना सुना कर घर में हंगामा खड़ा कर देती थी। वो अक्सर ही प्रीति को कह दिया करती, पहले उसके जैसे लेकर आ अपने घर से, फिर मनचाहा अपना काम करना। शादी के 4 महीने बाद ही छोटी बहू गर्भवती हो गई, जिसके कारण मुसीबतों का पहाड़ प्रीति पर टूट पड़ा। आशा जी ने इस खुशखबरी के बाद प्रीति को आड़े हाथों ले लिया और जी भरकर सुनाया, मुझसे झूठ बोल रही थी, बांझ है, तभी तो अभी तक बच्चा नहीं हुआ। छोटी बहू को देखो, कम से कम इसने तो इज्जत रख ली खानदान की। प्रभात जी ने आशा को तुरंत कहा, कुछ तो शर्म करो आशा, दोनों में तुलना कर रही हो। याद रखना कि घर में यह खटास के बीच तुम ही बो रही हो। आशा जी ने प्रीति को तुरंत अल्टीमेटम दे दिया, इसे कभी कुछ नहीं कहते, दोनों मियाँ बीवी झूठ बोलते हैं। देख बड़ी बहू, अगर अगले महीने खुशखबरी नहीं सुनाई तो अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। प्रभात जी दांत पीस कर रह गए, क्या कर सकते थे। बहू का साथ देने पर घर में जबरदस्त लड़ाई होती। प्रदीप के शाम को आते ही प्रीति ने सारी बात बताई। प्रीति ने रोते रोते प्रदीप से कहा, एक तो मुझ पर इतना काम आ गया है, ऊपर से चित्रा के कारण मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, मुझसे अब सहन नहीं होता। प्रदीप से प्रीति का दुख देखा ना गया। मैं माँ से अभी बात करता हूँ, आज बात होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रदीप अपनी माँ के सामने जाकर गुस्से में बोला, माँ आप प्रीति के साथ ये सब अब बंद करो, ऊपर से बच्चे का दबाव बना रखा है, दिन भर उसे ताने देती हो, लेकिन वो बेचारी चुपचाप सह जाती है,
तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो मर्जी करती जाओ। आशा जी प्रदीप को प्रीति की तरफ से बोलते देखकर भड़क गई। आज इस प्रीति को ही देखती हूँ, इसने जीना हराम कर रखा है। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सभी में बेइज्जती करवा रखी है और आज तेरे भी कान भर दिए हैं। प्रदीप ने फिर प्रीति का पक्ष लेकर कहा, माँ, उस पर इल्ज़ाम लगाने अब बंद कर दो। वह वही करती है जो मैं कहता हूँ। आशा जी प्रदीप की बात सुनकर आग बबूला होकर दनदनाती हुई प्रीति के कमरे में पहुंची। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू जो मेरे बेटे को ही मुझसे अलग कर दे। आज इसी को बाहर फेंकती हूँ। उन्होंने घर को सिर पर उठा लिया था। प्रीति समझ ही नहीं पाई कि अचानक क्या हुआ। प्रभात जी ने आकर बात को दबाने की कोशिश की। आशा, बस करो, इसके पीछे पड़ी रहती हो। आशा अपने पति के बोलने से और भी गुस्से में आ गई और कहने लगी, तुमने एक भी शब्द बोला तो इसके साथ तुम्हें भी बाहर फेंक दूंगी, समझे? चल बाहर निकल। आशा जी ने प्रीति का हाथ पकड़कर बाहर घसीटा तो प्रदीप ने बीच में आकर हाथ छुड़ाया, लेकिन आशा जी को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने प्रीति के गाल पर कसकर थप्पड़ मार दिया। प्रभात जी और प्रदीप दोनों देखते ही रह गए। छोटी बहू चित्रा ने बीच में आकर कहा, दीदी माफ़ी मांग लो ना, गलती की माफ़ी मांगने में हर्ज ही क्या है। प्रीति पहले ही दुखी थी, लेकिन देवरानी चित्रा के ऐसा बोलने के कारण वह चीख पड़ी। कौन सी गलती? खबरदार जो बीच में बोलने आई तुम। प्रदीप ने अपने छोटे भाई मंजीत से कहा, मंजीत, अपनी बीवी को अंदर ले जाओ, ये माहौल को और ख़राब कर रही है। आज मंजीत भी उल्टा प्रदीप पर ही बरस पड़ा। भैया, माहौल तो आप लोगों ने खराब किया है, मेरी पत्नी को मत कहिए। प्रभात जी ने तुरंत मंजीत को आंखें दिखाकर हड़काया, मगर आशा जी की सह मंजीत को मिल रही थी। आशा जी फिर से भड़क गई और बोली, तू निकल पहले यहाँ से, तेरे कारण भाइयों में भी फूट पड़ गई। आशा जी ने फिर से प्रीति का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और जोर से ज़मीन पर बाहर की तरफ धक्का दे दिया, जिससे प्रीति दूर जा गिरी। प्रदीप प्रीति को बचाता हुआ चीख पड़ा, माँ, ये जाएगी तो मैं भी जाऊँगा। आशा जी ने आंखें निकालकर कहा, हाँ, यही तो बाकी रह गया था, ये भी करवा दिया इसने। प्रदीप ने प्रीति को सहारा देकर उठाया और अंदर जाकर दोनों सामान पैक करने लगे। लगभग 15 मिनट बाद दोनों बाहर आए और प्रभात जी के पैर छूने लगे तो उनको यह देखकर जैसे सांसें ही रुक गई और प्रभात जी घर को टूटता देखकर रोने लगे। अरे बेटा, जाने दो, भूल जाओ यह सब, अंदर चल। नहीं पापा, इस घर में हमारी ना तो औकात है और ना ही इज्जत है। माँ, आप रहो अपनी छोटी बहू के साथ ही। प्रदीप सामान के साथ प्रीति का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। प्रभात जी ने रोते हुए अपनी पत्नी से प्रदीप को रोकने के लिए कहा, मगर आशा जी ने उन्हें रोकने से साफ मना कर दिया। जाने दो, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। जेब में दाने नहीं हैं और अम्मा चली भुनाने। मैं भी देखूं कि कितने दिन अकेले रहेंगे। अब प्रदीप और प्रीति जा चुके थे और प्रभात जी रो रो कर टूट चुके थे। पहले दिन बीते, फिर महीने, मगर प्रदीप और प्रीति वापस नहीं आए। प्रभात जी अक्सर आशा जी को ताने दे दिया करते थे, आशा, तुम्हें मैं ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हारे कारण मेरा परिवार टूट गया। मगर आशा जी का गुरूर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रीति के प्रति नफरत के कारण आशा जी का मोह ही खत्म हो गया था। कुछ दिनों के बाद अब चित्रा का बच्चा हो चुका था और घर में खूब खुशियाँ मनाई गई थी, मगर प्रीति और प्रदीप की कमी प्रभात जी को बहुत खल रही थी। जाने मेरा बेटा कहाँ होगा। प्रभात जी बीते दिनों को याद कर आंखें नम कर लेते थे। यह देखते ही आशा जी उनको उलाहने देने लगती थी। चित्रा का बच्चा अब 2 महीने का हो चुका था और चित्रा के रंग ढंग बदलने लगे थे। धीरे धीरे उसने घर पर अपना कब्जा जमा लिया था। प्रभात जी ने तो बहुत पहले ही सब छोड़ दिया था, लेकिन आशा जी ने पोते के मोह में चित्रा को धीरे धीरे जिम्मेदारी सौंपी तो चित्रा का असली रंग बाहर आ गया। चित्रा घर में हर एक काम अपने हिसाब से करती और अब आशा जी की कंजूसी की आदत भी छूट रही थी, क्योंकि चित्रा आए दिन लताड़कर
उनको चुप रहने पर मजबूर कर देती। चित्रा ने उनका सम्मान करना भी छोड़ दिया था और बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करने लगी थी। चित्रा आशा जी पर भरपूर हुक्म चलाया करती थी। बुढ़ी, टाइम से खाना दिया कर, मेरे बच्चा परेशान होता है। आशा जी को पूरे दिन काम करना पड़ता और जब जरा भी मुंह खोलती तो चित्रा आंखें निकालकर बात करने लगती और बुरी तरह फटकार लगाती। चित्रा के शब्द उनका दिल चीर कर रख देते। शुक्र कर बुढ़िया, मैंने तुझे रखा है, वरना तू किसी के लायक नहीं है। आशा जी काम करते करते अपनी भीगी आंखों को अपने पल्लू से पोंछ लिया करती थी और प्रभात जी देखकर भी अनदेखा कर देते थे। कभी कभी थोड़ी शिकायत भी करती तो वो भी आशा जी को ताना देते। जब बबूल का पेड़ लगाया है तो आम तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, अब भुगतो जो किया है। प्रीति होती तो तुम्हारे दिन ऐसे ना होते। चित्रा आशा जी और प्रभात जी को रोटियां गिन गिन कर देने लगी थी। मंजीत ने भी ध्यान देना छोड़ दिया था। चित्रा का जो मन आता वही करती और दिन ब दिन उसकी बेहुदगी बढ़ती जा रही थी। आशा जी ने एक दिन हिम्मत करके मंजीत से कहा, बेटा जरा चित्रा को समझा दे, 2 वक्त की रोटी तो ठीक से दिया करे। तेरे पापा बीमार रहने लगे हैं। मंजीत ने उल्टे ही कहना शुरू कर दिया, तो आपने क्या कसर छोड़ी थी? मम्मी गिन गिन कर खाना देना तो आपने ही सिखाया है ना, अब वो कर रही है तो बुरा क्यों लग रहा है आपको? इस उम्र में कितना खाएंगे आप? चित्रा के कानों में ये आवाज़ पहुंच चुकी थी। अब यही रह गया है, मेरी शिकायत मेरे ही पति से करेगी ये बुढ़िया। मैं प्रीति नहीं हूँ कि घर से चली जाऊँगी और मुझसे कोई कहे उससे पहले मैं ही उसे निकाल कर फेंक दूँगी। चलो निकलो यहाँ से, बहुत खा लिया मेरे पति की कमाई का। चित्रा ने आशा जी का हाथ पकड़ा और घसीटने लगी। प्रभात जी भी पीछे से आए, लेकिन चित्रा को कोई फर्क नहीं पड़ा। आशा जी रोते हुए कहने लगी, बहू ऐसा मत कर, देख तेरे ससुर कितने बीमार हैं, छोड़ दे बेटा, माफ़ी मांग रही हूँ, गलती हो गई। चित्रा ने जहरीले शब्द फिर से कहे, अरे कैसी माफ़ी? माफ़ी तो प्रीति भाभी ने भी मांगी थी, क्या किया था उनके साथ? प्रभात जी की आंखों के आगे वो दिन घूमने लगा जब इसी तरह प्रीति और प्रदीप को निकाला जा रहा था। आशा, ये तेरी करने के ही फल हैं, कहते हुए प्रभात जी धम से बैठ गए। चित्रा ने अपने ससुर से भी कह दिया, पापा जी आपको जो सामान ले जाना है वो ले जाइए, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। चित्रा ने रोती बिलखती आशा जी को चीखते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ देर तक दोनों पति पत्नी दरवाजे पर ही बैठे रहे और कुछ देर बाद कहाँ गए कोई नहीं जानता था। चित्रा ने जब बाहर झांक कर देखा तो लंबी सांस लेकर कहा, शुक्र है चले गए, अब जाकर मिली इस बुढ़िया से आज़ादी। दोनों पति पत्नी रात को चलते चलते घर से दूर निकल आए थे और रास्ते में एक मंदिर के बाहर चबूतरे पर दीवार के सहारे बैठ गए। कई दिन उनका ठिकाना वही चबूतरा बना रहा और उसके कुछ दिन बाद किसी ने उन्हें पास के ही रैन बसेरे में जगह दिलवा दी। दोनों रात को रैन बसेरे में सोने चले जाते और दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर अपनी किस्मत पर रोया करते और कोई कुछ दे देता तो वही खा लेते थे या कुछ पैसे भी कोई दे जाता तो रख लेते थे। प्रभात जी आशा जी से बार बार एक ही बात कहते, कहाँ लाकर खड़ा कर दिया तुमने आशा, क्या वक्त आया है, 2 बेटे होते हुए भी हमारे पास कोई नहीं है। प्रभात जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। खांसने की बीमारी के साथ शरीर कमज़ोर भी बहुत हो गया था। दोनों की स्थिति अब फटे हाल थी, जिस पर दया करने वाला कोई नहीं था। ठंड में भी रात को सिकुड़ कर सोना पड़ता और चिलचिलाती गर्मी में मंदिर के बाहर भिखारी बनकर बैठना पड़ता था। ना तो दवाई के लिए पैसे थे, ना ही खाने के लिए। पैरों की चप्पल तक नहीं बची थी। प्रभात जी दिन भर रोते रहते और आशा जी को कोसते रहते थे। एक दिन किसी अमीर ने वहाँ गरीबों को कंबल बांटे तो वह दोनों भी उसी लाइन में जाकर बैठ गए। कंबल बांटने वाले पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ आए थे। सबको खाने का पैकेट और कंबल बांटे जा रहे थे। जैसे ही दोनों आशा जी और प्रभात जी के नज़दीक आए तो दोनों ने उन्हें पहचान लिया।
मगर अपनी हालत देखकर शर्म के मारे मुंह छिपाने लगे। लीजिए बाबा। जैसे ही उस छोटी लड़की ने प्रभात जी की तरफ कंबल बढ़ाया तो प्रभात जी अनदेखा ना कर सके और उस बच्ची के गाल पर हाथ रखकर रोने लगे। उसकी माँ ने जैसे ही प्रभात जी की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। पापा, प्रभात जी रो पड़े और अपने फटे कुर्ते से आंसू पोंछने लगे। प्रदीप भी यह देखकर तुरंत नज़दीक आया और प्रभात जी के गले से लग गया। प्रीति खड़ी रो रही थी। तभी उसकी नज़र प्रभात जी के बगल में बैठी आशा जी की ओर गई, जो कि प्रीति से नज़र छुपाने के लिए अपने पल्लू में मुंह छिपा रही थी। प्रीति ने तुरंत देखते ही आशा जी को पुकारा, मम्मी जी। उसने तुरंत आशा जी को गले से लगा लिया। आशा जी ने रोते रोते हुए कहा, बेटा, मेरे कपड़े गंदे हैं, बीमार भी हूँ, तुझे बीमारी लग जाएगी। प्रीति ने आशा जी की आंखों में देखते हुए कहा, मम्मी, आपको देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या हालत हो गई? हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। आप घर चलिए। प्रीति और प्रदीप समझा बुझाकर अपने माता पिता को घर लेकर चले गए। उनकी गाड़ी से उतरते ही प्रभात जी और आशा जी इतना आलीशान घर देखते ही रह गए। कांपते कदमों से अंदर घुसे तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा घर, साज सजावट देखकर आशा जी को शर्म भी आई। जिन सब चीज़ों के लिए उसने प्रीति को इतना भला बुरा कहा, वह आज सब प्रीति के दामन में था। उसकी एक प्यारी सी बच्ची थी। आज आशा जी को इतने बड़े घर में प्रीति एक रानी की तरह लग रही थी। प्रभात जी ने बहू के सामने हाथ जोड़े। बेटा, हमें माफ़ कर दो। प्रीति ने तुरंत प्रभात जी के हाथ पकड़ लिए। नहीं पापा जी, ऐसा मत कीजिए। आशा जी प्रभात जी को देखकर आंखों में आंसू भर लाई और प्रीति से कहने लगी, बेटा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए और मैं उस लायक भी नहीं हूँ। बहुत बुरा किया, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने ही बहू बेटे के जीवन में कांटे बो दिए। आशा जी बुरी तरह से रो रही थी और प्रदीप ने माँ माँ कहते हुए उसे गले से लगा लिया। आशा जी को किस्मत ने अच्छा झटका दिया था, जिससे उसे इतनी अकल तो आई थी कि आज माफ़ी मांग रही थी। भगवान ने इसी का बदला दिया। आज कितने समय बाद वो जी भरकर खाना खा रही थी। बाद में प्रीति ने दोनों को जी भरकर खाना खिलाया और कपड़े लाकर दिए, जिससे आशा जी को अपने कंजूसी वाले दिन याद आ गए, जब उन्होंने प्रीति को दाने दाने को मोहताज होने को मजबूर कर दिया था। प्रीति के तो अच्छे दिन आ गए, मगर आशा जी की हालत अब फटे हाल थी और दोनों के शरीर सूख कर कांटा हो चुके थे। सिर्फ हड्डियां ही दिख रही थी। दोनों ने अपने साथ आप बीती सुनाई कि कैसे चित्रा ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, घर से बाहर निकाल दिया। आज सामने वही प्रीति खड़ी थी जिसके साथ आशा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, और जब भगवान की लाठी पड़ती है तो उस लाठी में आवाज़ नहीं होती, भले देर से पड़ती है मगर पड़ती ज़रूर है। आशा जी को भी उनके किए की सज़ा मिल ही गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।